हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के गणित का पेपर, जिसका कोड था 324EX। तो इसका आज 5वां पार्ट हम हल कर रहे हैं और 5वें पार्ट में हम सवाल नंबर 7 से आगे के सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कोई एक खंड हल करो। यहाँ पे 2 सवाल हैं, 2 में से कोई एक लगाना है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे दोनों सवाल लगाएंगे। ए की वैल्यू दिया है 1 1 3 पंक्ति में है, 1 3 -3 ये भी पंक्ति में है, -2 -4 -4 ये भी पंक्ति में है। तो ए इनवर्स की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। सवाल है 7वें का पहला, और सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे। दिया है 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 और ए इनवर्स निकालना है कि क्या है। तो सबसे पहले हमें इस ए की मैग्नीट्यूड निकालनी होगी। आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो हम पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो हम इस 1 को लिखेंगे बाहर, और इसके लाइन में और इसके स्तंभ में जो भी आएगा उसे नहीं लिखेंगे। तो ये लाइन और ये खत्म हो जाएगा। 3 का गुणा 4 में ऋण 12 और 4 का गुणा 3 में धन 12 आएगा, और इस तरफ जाते समय ऋण लगाना है। फिर लिखेंगे 1, अब की बार इसके आगे ऋण लगेगा। तो ये स्तंभ और पंक्ति गायब। 1 का गुणा 4 में ऋण 4 और 2 का गुणा 3 में धन 6 यानी ऋण 6। तो अब तीसरा जब लेंगे तो स्तंभ पंक्ति गायब करके 1 का गुणा 4 में ऋण 4 और 2 का गुणा 3 में ऋण 6, और जाते समय एक ऋण लगाना, तो ये आएगा धन में। 12 का 12 में गुणा आएगा ऋण 24, और ऋण में 6 का 4 में गुणा ऋण 10 और 1 के साथ तो आएगा धन 10। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 का गुणा 3 में 6, तो 10 6 16, 24 में से 16 घटाएंगे तो आएगा ऋण। ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड। हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसके बाद एक एक अवयवों को लेकर के हमें एक नए अवयव को बनाना होगा। तो हम इसके एक एक अवयवों को लेंगे। तो पहले वाले को लिख लेते हैं A11। तो ये A11 का मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ की पर जो अवयव लिखा उसके वो लेना है। तो जब हम इसको ले लेंगे तो केवल ये 4 लोग बचेंगे। 3 का गुणा 4 में ऋण 12 और ऋण 4 का गुणा ऋण 3 में धन 12, और जाते समय माइनस लगा देना है गुणा करके। और फिर निकालेंगे A12। तो जब जोड़ के संख्या विषम आएगी तो आगे चिन्ह माइनस लगाना है। यहाँ देखो 1 1 2 सम आएगा तो चिन्ह नहीं लिखा। तो अब यहाँ पे हम पहुँच गए। तो 1 का गुणा ऋण 4 में होगा और 2 का गुणा 3 में होगा, तो यहाँ आएगा ऋण 6। ऐसे ही हम लिखेंगे A13। तो यहाँ जोड़ के प्लस होगा, 1 3 4 होता तो चिन्ह वैसे रहेगा। 1 का गुणा ऋण 4 में ऋण 4 और ऋण 2 का गुणा 3 में धन 6, तो बराबर इसकी वैल्यू हो गई ऋण 24 और इसकी वैल्यू हो गई धन में 10 और इसकी वैल्यू हो गई 2। धन में 10 ऋण और ऋण जुट के ऋण आएगा, ऋण के साथ गुणा धन 10, ये होगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे A21। तो A21 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस दूसरी पंक्ति में, अच्छा यहाँ जोड़ के माइनस आएगा क्योंकि विषम संख्या बनेगी तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ ये होगा, तो ये और ये गायब हो जाएगा। तो 1 का गुणा ऋण 4 में आएगा ऋण 4 और ऋण 4 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो आएगा धन 12। फिर लिखेंगे A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो 1 का गुणा ऋण 4 में ऋण 4, ऋण 2 का गुणा 3 में ऋण 6 यानी धन 6, और ये होगा A23। तो जोड़ के विषम आएगा तो चिन्ह हम लगाएंगे माइनस का, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये और ये गायब होगा। तो 1 का गुणा ऋण 4 में ऋण 4,
ऋण 2 का गुणा 1 में ऋण 2, यानी यहाँ आएगा धन 2। अब इसकी वैल्यू हो गई 12 में से 4 घटाएंगे 8 और आगे ऋण लगा है तो ऋण 8। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। 4 में से 2 घटाएंगे ऋण 2 और आगे ऋण लगा है तो ये 2 आएगा। इसके बाद अब निकालेंगे A31, 3 और 1 4, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब A31 के लिए हमें ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ने गुणा करेंगे। 1 का ऋण 3 में ऋण 3 और 3 का 3 में 9, तो ये आएगा ऋण 3 कामा ऋण 9। अगला होगा A32, जोड़ के विषम आ रहा, आगे चिन्ह माइनस लगा देंगे तो 32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये वाला बनेगा। तो 1 का ऋण 3 में ऋण 3 और 1 का 3 में फिर से ऋण 3। अगला होगा A33, A33 जब लेंगे तो ये और ये गायब हो जाएंगे। 3 का गुणा 1 में 3 और 1 का गुणा 1 में ऋण 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा ऋण 12, 3 3 ऋण 6 और आगे ऋण लगा तो धन 6 और ये हो गया 2। ऋण 12 6 और 2 इतना आया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए ए के, ये यहाँ अवयव था पहले वाला, के अवयवों से बनने वाला अवयव, ए के अवयवों से जो अवयव बन रहा, मान लो हम उसको बी कह देते हैं, तो कौन कौन बनेगा। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे A11 का, यानी ऋण 24 10 और 2। उसके बाद 21, जो ये वाली लाइन जा रही थी, ऋण 8 2 और 2। उसके बाद लिखा जाएगा ऋण 12 6 और 2। ये हो गया। अब जो इसका एडजॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो बनेगा ये होगा इस बी का परिवर्त। तो बी का परिवर्त मतलब पंक्तियों को स्तंभों में लिख दो। तो हम पहली पंक्ति को पहला स्तंभ लिखेंगे, ऋण 4 24 10 और 2। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ लिखेंगे। तो ये हमने एडजॉइंट बना दिया। और जो ए इनवर्स का सूत्र होता है वो होता है ए डी जे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमें इसी में इसकी मैग्नीट्यूड जो कि ऋण 8 है उससे डिवाइड करना होगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे ऋण 8 से, तो 24 में ऋण 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और ऋण 8 में ऋण 8 से भाग करेंगे तो आएगा 1, ऋण 12 में भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, और इसमें डिवाइड करेंगे जब ऋण 12 से, ऋण 12 में ऋण 8 से, तो आएगा 12 बटे 8, यानी 4 3 12 4 2 8। और इसमें ऋण 8 से ये सॉरी यहाँ डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 पंचे 10 2 चौको 8, ये ऋण 5 बटे 4। चाहे आप डिवाइड करें या छोड़ दें तो, और यहाँ 2 बटे 8 के साथ ऋण लगेगा तो आएगा ऋण 1 बटे 4। 6 और 8 का करेंगे तो 2 3 6 2 चौको 8, और यहाँ पे आएगा 1 बटे ऋण 1 बटे 4, ऋण 1 बटे 4 और ऋण 1 बटे 4। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। तो यहाँ पे हमने सवाल लिख रखा है। हमें जो 3 समीकरण में हमने वो तीनों समीकरण लिख लिया है। तीनों समीकरण लिखने के बाद सबसे पहले हमें x y और z के गुणांक लिखने 2 3 3, तो यहाँ हमने लिख दिया। 1 ऋण 2 1 वो यहाँ आएगा। अब तीसरे जो समीकरण बनेंगे उसका 3 ऋण 1 ऋण 2 यहाँ आया, और ये हो गया x y z यहाँ लिखना, यहाँ पे अचर पदों को लिखना है। और हमने इसको पहले को a बनाया है, दूसरे को x और तीसरे को y, तो ये हो गया a x बराबर y, तो x बराबर होगा a इनवर्स y, यानी हमें इस a का a इनवर्स वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि अभी हमने 7 के पहले पार्ट में जो बताया कि कैसे a इनवर्स निकालना, सेम प्रोसेस यहाँ हमने इसको a माना तो मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालना होगा जो कि 40 आएगा। उसके बाद हमें एक एक एलिमेंट को सॉल्व करना होगा, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है पूरा। यहाँ पे किसी कारणवश वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया सॉल्व करते समय, तो यहाँ पे हमने A11 A12 A13 सभी हमने निकाल दिया। तो इसको निकालने के बाद
हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे ए के अवयवों से बनने वाला अवयव, अवयवों से बनने वाला अवयव, जिसको हम कहेंगे बी। तो बी का मान कितना हो जाएगा, सबसे पहले हमें 1 1 1 लिखना है, तो आएगा 5 5 5। ये 2 वाला लिखना है तो 3 -13 और 11 और फिर ये 9 1 -7, ये हो गया बी। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ तक आप नोट कर लें, हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं। ए डी ऑफ जो भी होगा बी का परिवर्त, जो हमने बी वैल्यू निकाली उसका परिवर्त। परिवर्त मतलब जो हमने पंक्तियों में लिखा है उसको स्तंभों में लिख देंगे। तो 5 5 5 ऊपर था तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। दूसरी पंक्ति थी 3 ऋण 13 11, तो उसको यहाँ लिख देंगे। और तीसरी पंक्ति थी 9 1 ऋण 7, तो उसको लिखेंगे 9 1 ऋण 7। हमने सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ से निकालेंगे हम ए इनवर्स। तो उसका सूत्र होता है ए इनवर्स का 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। तो ये होगा 1/mod ऑफ ए का मान 40, जो कि पहले निकल गया, और एडजॉइंट ऑफ ए 5 5 5 3 ऋण 13 11 9 1 ऋण 7, यहाँ तक निकल गया। और अब इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे यक्स का मान। तो यक्स का मान था ए इनवर्स वाई। ए इनवर्स आ गया 1/40 5 5 5 3 ऋण 13 11 9 1 ऋण 7। इसके साथ गुणा हमें किसका कराना है, जो अचर पद थे। और अचर पद कौन कौन था, 5 ऋण 4 3। इसका आइए गुणा कराते हैं। तो 1/40 बाहर रहेगा। यहाँ पे अब देखो जो नया अवयव बनेगा उसका क्रम क्या रहेगा, ये 3 क्रॉस 3 का और ये 3 क्रॉस 1 का, तो रिजल्ट आएगा 3 क्रॉस 1। यहाँ पे 3 क्रॉस 1 का मतलब 3 पंक्तियाँ एक स्तंभ, जैसे कि इसमें 3 पंक्ति एक स्तंभ है। तो 5 का गुणा 5 में होगा 25, 3 का गुणा 4 में ऋण 12 और 9 का गुणा 3 में 27। अगला इस पंक्ति का इस स्थान में 5 का गुणा 5 में 25, 13 का गुणा 4 में ऋण 52, तो यहाँ हो जाएगा धन 52, क्योंकि ऋण और ऋण दोनों है। 1 का गुणा 3 में 3। और अगला सदस्य होगा 5 का गुणा 5 में 25, 11 का गुणा 4 में ऋण 44, 7 का गुणा 3 में ऋण 21। तो ये हो जाएगा 1/40। और ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ये 7 5 12 2 2 4 5 52, 52 माइनस 12 ये हो जाएगा 40। और ये कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 5 55 और 55 और 25 80। और ये हो जाएगा 21 और 44 हो जाएगा ऋण 65। और ऋण 65 में से 25 घटाएंगे तो आएगा ऋण 40। ऋण 40। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हो गई। गलती ये है कि हमें इसको जो लिखना था ये यहाँ गड़बड़ हो गया। गलती ये थी हो गई कि हमें इसको ऐसे लिखना होगा, पहली पंक्ति का गुणा करेंगे तो उसको पहली पंक्ति बनाएंगे, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 25 ऋण 12 27, ये होगा। और दूसरा होगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई, 52 और 3, और ये होगा 25 ऋण 44 ऋण 21, ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 क्रॉस 1 का रिजल्ट आएगा। 3 पंक्ति एक ही स्तंभ बनना चाहिए था, जो कि हमने गलत कर दिया उधर।
तो ये इसको हल किए तो 40 आया, दूसरे को हल किए तो 80 आया, तीसरे को जो 40। अब हम इस 40 को इंसाइड कर दें अगर, तो ये आएगा 1 2 -1। अब x क्या था, x था एक्स वाई जेड, तो ये हो गया 1 2 -1। अब अगर हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो हमें रिजल्ट में x की वैल्यू मिलेगी 1, y की वैल्यू मिलेगी 2 और z की वैल्यू मिलेगी -। ये हुआ इस सवाल का जवाब। एक बार हम आपको शुरू से दिखा देते हैं। ये समीकरण है यहाँ से, और ये उस समीकरण के हल हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये यहाँ से पूरा है, ये थोड़ा गलत हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, जिसमें हल करना है कि कोई एक खंड कीजिए, और ये वाला जो सवाल है ये भी 8 नंबर का है। तो इसमें 2 खंड हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है, और यहाँ पे जो दोनों खंड दिए हैं दोनों अवकल समीकरण के सवाल हैं। तो पहला सवाल दिया है अवकल समीकरण को हल करो, tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल है 1 + y² dx। तो सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल नंबर 8वें का पहला सवाल है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई, ये बराबर हुआ है 1 + y² dx। ये सवाल है, इस सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल के पक्षों को ही बदल देंगे सवाल लगाने से पहले। तो ये बनेगा 1 + y² dx, इसको लिखेंगे tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। या इसको लिख सकते हैं dx/dy। इस पूरे पार्ट को यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स बाई 1 + y²। या ये हो जाएगा dx/dy। इसको लिखेंगे tan इनवर्स y बाई 1 + y² माइनस एक्स बाई 1 + y²। इस सवाल में थोड़ा और संशोधन करेंगे, तो ये बनेगा dx/dy प्लस x/1 + y² इज इक्वल होगा tan इनवर्स y बाई 1 + y²। या इसको लिखेंगे dx/dy प्लस 1/1 + y² इंटू x इज इक्वल होगा tan इनवर्स y बाई 1 + y²। इतना हुआ। अब ये जो समीकरण है इसका हमें अवकल गुणांक निकाल के हल करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे कि dx/dy प्लस px, इस पूरे को p और इसको x इक्वल q से तुलना करने पर, तो इसमें आपको p की वैल्यू मिलेगी
1/1+y² और q की वैल्यू मिलेगी tan 1y/1+y²। तो सबसे पहले निकालेंगे अवकल गुणांक। इसको संकेत में लिखें IF, ये सारी समाकल गुणांक है। IF इसका सूत्र होगा e⁻, ये जो आपका p है यहाँ पे देख सकते हैं, p के साथ जब dy का गुणा हो जाएगा तो ये बनेगा p dy। इसी को हल करेंगे जो वो होगा हमारा समाकल गुणांक, या इसको लिख सकते हैं e⁻, इंटीग्रल p की वैल्यू लिखेंगे 1/1+y² dy। तो 1/1+y² dy का समाकलन होता है tan 1y। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पे। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे इसलिए अब सूत्र होता है, ये जो आपने इंटीग्रल फैक्टर निकाला है, इस इंटीग्रल फैक्टर का इस dx के साथ गुणा करेंगे तो ये सूत्र बनेगा IF इंटू इंटीग्रल फैक्टर, यहाँ पे जो है ये IF जो कि आपका इंटीग्रल फैक्टर है, उसके साथ आपको इस dx का समाकलन करना है। यहाँ पे जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, ये जो आपका दिख रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट आपका जो है ये q है और ये पूरा पार्ट p है। चाहे तो आप इसको इस तरफ करके dx/dy इक्वल यहाँ पे लिख सकते थे px + q, चाहे तो आप इसको इसी तरफ रहने दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम जब आगे लिखेंगे तो हमने p को हल कर लिया, तो यहाँ पे अब हमारा q लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे q इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू dy। इस तरफ dy होगा क्योंकि dy का गुणा होगा और प्लस में आएगा c, और इसी को हल कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है e⁻tan 1y और dx का समाकलन होगा x। q की वैल्यू है tan 1y/1+y²। इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है e⁻tan 1y प्लस में c। अब इतना हल होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास tan 1y, हम इसको कुछ मान लेते हैं ताकि हमारा समीकरण कुछ छोटा हो जाए। तो हम ये मान लेते हैं कि tan 1y को मान लेते हैं t, तो इसका चाहे y या फिर t के सापेक्ष आप अवकलन कर दो। तो जब आप इसका अवकलन करोगे तो tan 1y का अवकलन होगा 1/1+y² और dt का y के सापेक्ष होगा dt/dy। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी 1/1+y² dy, ये होगा dt। इसकी भी आपको अभी ज़रूरत पड़ने वाली है ये चीज़, तो आप इतना लिख लीजिए। हम आपको शुरू से दिखाते हैं, जहाँ से सवाल शुरू हुआ है देख सकते हैं पूरा। ये इतना पूरा अभी हमने लिखा है और यहाँ पे हमने समीकरण रोक के रखा है, यहाँ से आगे हम इसको हल करने वाले हैं। तो हमने सवाल को यहाँ पे लाके रोका था लगाते हुए, और हमने tan 1y को t मान लिया था। तो ये हो जाएगा e⁻t और साथ में यहाँ x भी है, तो e⁻t इंटू x या x इंटू e⁻t लिख देते हैं। अब यहाँ tan 1y की जगह पे t लिखना है और ये हो जाएगा 1/1+y² और साथ में यहाँ पे आपके सवाल में कौन था ये
यहाँ सवाल में था dy, तो साथ में अभी तो dy ही है, ये यहाँ पे सवाल में है dy। तो आपने देखा कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, इसकी वैल्यू जो निकल के आई है वो dt है। देखिए 1/1 प्लस, यहाँ पे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, इसकी वैल्यू है dt, तो हम उस पूरे को हटा के लिखेंगे dt। तो यहाँ से इसकी और इस dy की वैल्यू हो जाएगी dt, हमने लिख दिया। अब tan इनवर्स y की वैल्यू है t, और e टू द पावर tan इनवर्स y की वैल्यू हो जाएगी t, ये हो गया प्लस में c। अब हमें आगे के सवाल को खंडशः समाकलन से लगाना होगा। खंडशः समाकलन का नियम यह है कि सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को रखते हैं, उसके बाद लघुगणक को, उसके बाद बीजगणितीय अक्षरों को। तो यहाँ पे हमारे पास t और e में ये अलजेब्रिक वर्ड है और ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है। तो यहाँ हम t को पहले लिखेंगे और e टू द पावर t को बाद में लिखेंगे, माइनस पहले पार्ट का होगा अवकलन और दूसरे पार्ट का होगा समाकलन, और ये जो कुछ भी आया इस पूरे पार्ट का होगा समाकलन प्लस। ये सिद्धांत होता है खंडशः समाकलन का। ये होगा x e टू द पावर t इक्वल t e टू द पावर t का वही समाकलन होगा, माइनस t का अवकलन 1 होगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, और यहाँ e टू द पावर t का समाकलन e टू द पावर t ही होगा dt प्लस c। या इसको लिख सकते हैं x e टू द पावर t e टू द पावर t माइनस इसका समाकलन वही आएगा प्लस में c। चाहे तो पूरे में से e टू द पावर t कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, t माइनस 1 प्लस c, चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर एक साथ पचहत्तर करके पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें t की वैल्यू लिखनी होगी, तो ये हो जाएगा x e टू द पावर tan इनवर्स y, e टू द पावर tan इनवर्स y, कोष्ठक में हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस में। ये जो आया है ये आपके सवाल का जवाब। पहले आपने जो कुछ सीखा है उसको आपने हल कर ही लिया है, और यहाँ अगले पेज पर जो अगला पार्ट हमने लगाया है वो ये है पूरा का पूरा, आप इसको लिख सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं 8वें का दूसरा खंड, जो कि ये है। देखिए अवकल समीकरण को हल कीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, इसको हमें हल करना है। तो ये है 8वें का दूसरा खंड, dy बाई डी एक्स प्लस में है y बाई एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर। तो इसको भी लिखेंगे अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल q से तुलना करने पर। तो यहाँ पे p की वैल्यू मिलेगी y, सॉरी यहाँ पे पी वाई से तुलना, dy बाई डी एक्स, ये 1 बाई एक्स को p कहेंगे और ये y, ये होगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू मिलेगी 1 बाई एक्स और q की वैल्यू मिलेगी x। अरे हमारे पास p और q हो गया। तो अब इसमें हम निकालेंगे समाकल गुणांक, जिसे हम लिखते हैं IF। ये होता है e टू दी पावर, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ फंक्शन में यहाँ पे 1 बाई एक्स है, तो इसी का हमें करना होगा समाकलन। तो एक बार हम इसको लिख देते हैं p इंटू यहाँ dx होगा, जब इस साइड गुणा होगा तो पूरा का पूरा ही बन जाएगा dx। इससे पिछले वाले सवाल में नीचे dy था, तो हमने यहाँ पे dy लिखा था। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर समाकलन आप p की वैल्यू 1 बाई एक्स
डी एक्स। 1/x dx इसका समाकलन होता है log x, और e टू द पावर log x की वैल्यू होती है x, यानी आई एफ की वैल्यू मिल गई x। ये आ गया कि समाकल गुणांक किसका होगा, x। तो इसलिए इसका जो हल होगा वो होगा आई एफ, और समाकलन हमने आई एफ लिख ही दिया, उसके आगे अब समाकलन किसका होगा, डी वाई का, और इक्वल ये हो जाएगा समाकलन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस में सी। ये है इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी वाई समाकलन में, फिर क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू आई है एक्स और डी वाई का होगा वाई, तो ये हो जाए एक्स वाई। क्यू की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू यहाँ देखिए, क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और आई एफ की वैल्यू है एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये होगा एक्स वाई इक्वल एक्स क्यूब डी एक्स प्लस में सी, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस में सी। तो सवाल में कहा है जब x बराबर 1 और y बराबर 1 तब आपको इसे हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x बराबर 1 कामा y बराबर 1, तो x का मान 1 और y का मान इसमें रखेंगे, हम इसको एक समीकरण कह देते हैं। तो जब हम इसमें रखेंगे तो x की जगह पे y की जगह पे तो आएगा 1, और ये हो जाएगा 1/4 गुण c, या c बराबर होगा 1 ऋण 1/4 यानी 3/4। ये हो गया c का मान। तो लिखेंगे इसलिए अवकल समीकरण का ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस सी की जगह पे 3/4। अब चाहे तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 4xy इक्वल एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4xy प्लस 3 इक्वल 0। ये हो जाएगा अवकल समीकरण का हल जब x बराबर 1 और y बराबर 1। तो एक बार शुरू से आपको दिखाते हैं। ये सवाल नंबर 8 है और इसका ये है दूसरा खंड, और ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, देख सकते हैं लास्ट। आप इसको वीडियो को एक बार 2 बार जितनी बार नहीं समझ में आता आप इसको पीछे बैठ में जा करके देख सकते हो। और भी कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आती है तो आप मुझसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम स्पेशली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है इसका सवाल नंबर 9 का पहला खंड। दिया हुआ है कोई एक खंड हल करो, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिमिट है 0 to पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू निकालें। तो इसको यहाँ ऊपर से ही लगाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 9 है और इसका पहला खंड है। हमें इसको हल करना 0 to पाई, ये लिमिट है, एक्स डी एक्स बटे में है ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको हल करना है। तो हम इसको y मान लेते हैं और इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे समाकलन का एक सिद्धांत होता है, उसको हम लिख देते हैं। क्योंकि 0 to मान लो यहाँ पे अपने कुछ लिखा, जैसे हम यहाँ लिमिट लगा देते हैं, मान लो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं t, तो एक लिमिट है और ये x dx लिखा है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x की जगह पे, यहाँ पे जो x लिखा है इसको लिख सकते हैं p माइनस एक्स डी एक्स, और अभी भी लिमिट हमारी वही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसी सूत्र पर हमें इसको हल करना है। तो हम जब इसको हल करने की कोशिश करेंगे
तो ये हो जाएगा 0 to पाई। हम x की जगह पे पाई माइनस एक्स लिखेंगे। हकीकत में ये दोनों जोड़ने के बाद घटा जाता है, तो पाई प्लस 0 पाई ही होगा, इसलिए हम x की जगह पे पाई माइनस एक्स लिखेंगे। ये हो गया dx और ये हो गया a स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, या इसको लिख सकते हैं 0 to पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स। कास 180 डिग्री माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस कास, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 2। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो दोनों का जो हर है वो एक है, इसका मतलब अंश जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ोगे तो दोनों के बाएं पक्ष में y है, तो ये हो जाएगा 2y और हर तो वही रहेगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ एक चीज में बदलाव होगा, यहाँ है एक्स डी एक्स और यहाँ आएगा पाई डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, तो कट जाएगा, तो ये केवल बचेगा पाई डी एक्स। या यहाँ से लिख सकते हैं पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपान पाई वाई। पाई को इस साइड हमने कर दिया, लिमिट अभी भी 0 to पाई। तो अब इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम ऊपर और नीचे अगर हम कास स्क्वायर से डिवाइड कर दें या ए स्क्वायर कास स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और ये हो जाएगा tan स्क्वायर। तो हम इसको उसी हिसाब से बदलने की कोशिश करें। अब इसके आगे का सवाल हमें सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे 2 अपान पाई वाई इक्वल लिमिट है 0 to पाई। यहाँ पे हम कास स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे या ए स्क्वायर कास स्क्वायर से हम इसमें डिवाइड करते हैं, तो जब यहाँ डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर यानी tan स्क्वायर। एक बार लिख देते हैं dx और यहाँ भी वही सेम चीज रहेगा, ए स्क्वायर कास स्क्वायर से डिवाइड हम कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स। या ये बन जाएगा 2y अपान पाई इक्वल होगा लिमिट 0 to पाई। इसको लिख सकते हैं 1 बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं बी बाई ए tan एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया dx। ये जो 1 बाई ए स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम जब बाहर लेंगे तो ये बनेगा 1 बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को इधर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर वाई अपान पाई लिमिट 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस बी बटे ए tan एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर dx। ये हो गया। अब यहाँ आगे हल करने के लिए हम इसको ये मान लेते हैं कि b बाई ए tan एक्स जो है इसको हम y या t कुछ मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि b बाई ए tan एक्स ये है t। हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा b बाई ए, यहाँ पे और tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, dt का x के सापेक्ष dt बाई dx होगा, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं बराबर dt, यानी सेक स्क्वायर एक्स
डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बाई बी डी टी, इतना। और साथ में यहाँ एक चीज़ और बदलेगा, वो लिमिट है। लिमिट कैसे बदलेगी, तो 0 टू पाई, तो जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो tan 0 और tan 0 का मान 0 होता है, और जब पाई रखेंगे तो tan 180 डिग्री बनेगा, जो कि होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगा। तो जो नई सीमा बनेगी, नई सीमा वो ये रहेगी 0 टू इन्फिनिटी रहेगी। तो यहाँ तक आप आगे लिख लीजिए, उसके बाद आगे का सवाल हम आपको दिखाते हैं। सवाल यही था। तो ये होगा 2a² y बाई पाई, नई लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, और सेक स्क्वायर x dx, इसका मान है dt, हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस b बाई ए tan x, इस पूरे को हमने t माना तो हो जाएगा t स्क्वायर, लेकिन सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू जो आई है वो है a बाई बी डी टी, ए बाई बी डी टी। तो जो a बाई बी है ये है कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर लेते हैं, तो ये बनेगा 2a² y बाई पाई इक्वल होगा a बाई बी, लिमिट 0 टू पाई 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, सॉरी यहाँ पाई नहीं बल्कि इन्फिनिटी। तो a से एक a स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल a बचेगा और b का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2ab y बटे पाई, लिमिट 0 टू पाई 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। या इसको लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ 2ab y बटे पाई, 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होता है tan इनवर्स का, तो ये होगा tan इनवर्स टी, और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। तो एक बार इन्फिनिटी रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, तो ये होगा 2ab बटे पाई tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू बनेगी पाई, तो ये हो जाएगा 2ab बटे पाई, और ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा पाई, तो यहाँ से y की वैल्यू बनेगी, पाई का पाई में गुणा हो जाएगा, तो ये भी सीधा होगा, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये हुआ सवाल नंबर 9 के पहले खंड का जवाब। और अगला सवाल दिखाते हैं आपको। ये 9 का दूसरा खंड है, सिद्ध करो कि लिमिट दिया है 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx, वैल्यू बताना है पाई बाई 2 माइनस 1 इसका आएगा। तो इसको भी सबसे ऊपर से लगाना शुरू करते हैं, जो कि सवाल नंबर 9 का दूसरा खंड। आपको केवल एक ही लगाना था, लेकिन हम यहाँ पूरा लगाएंगे। हम यहाँ मान लेते हैं कि y इक्वल है 0 टू पाई बाई 2 साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx, ये सवाल है। तो इसको लिखेंगे y इक्वल 0 टू पाई बाई 2, साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x cos x इंटू tan इनवर्स कोष्ठक में साइन x dx। यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि साइन x बराबर कुछ मान लेते हैं, जैसे हमने t मान लिया। तो अब इसका या तो x के सापेक्ष या तो t के सापेक्ष अवकलन करो। चलो x के सापेक्ष करते हैं, इससे साइन का आएगा cos x और dt का आएगा dt बाई dx, या यहाँ से आपको मिलेगा cos x dx की वैल्यू dt। तो यहाँ पे cos x है और dx है, इस पूरे की जगह पे आपको लिखना है dt। अब बचा 2 sin x, तो आपने sin x को t माना, तो ये होगा 2t tan इनवर्स, और sin x को माना गया है t, और लिमिट होगी, अब लिमिट चेंज हो जाएगी, तो देखते हैं नई लिमिट क्या बनेगी। तो यहाँ लिख देते हैं
नई सीमा x बराबर 0 पर sin 0 बराबर 0 होगा और x बराबर π/2 पर sin π/2 जब रखेंगे तो आएगा 8। तो लिमिट बनेगी 0 to 1। तो यह y इक्वल टू बाहर 0 to 1 t इंटू tan इनवर्स t dt। अब यहाँ भी दो फंक्शन का गुणा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलजेब्रा को प्राथमिकता देते हैं और उसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स t को। तो अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि कौन पहले रहेगा और कौन बाद में रहेगा। और सॉरी, यहाँ पे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को प्राथमिकता देंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू नई लिमिट 0 to 1। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमारा प्रथम फलन में लिख दो ताकि समझ में आसानी रहे। प्रथम जो है वो है हमारा tan इनवर्स t और जो द्वितीय है वो है t, वो जो t वाला है। तो सबसे पहले इसको एक बार चलो लिख देते हैं, वही रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले इसको फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हम अपने tan इनवर्स t को ऐसे ही छोड़ देंगे और समाकलन करेंगे t dt का माइनस। अब पहले वाले फंक्शन का हमें अवकलन करना है और दूसरे वाले फंक्शन का हमें समाकलन करना है और ये जो कुछ भी आया है इस पूरे का हमें समाकलन करना। ये होता है खंडशः समाकलन और लिमिट रहेगी 0 to 1 और इस पूरे पार्ट के आगे 2 लगा हुआ है। तो ये हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स t और t का होगा t² माइनस यहाँ tan इनवर्स t का हमें अवकलन करना है, तो होगा 1/1 प्लस t² और t का होगा t² 2 इंटू dt। तो यहाँ से 2 कॉमन है, इसको लेंगे और सामने भी 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू बनेगी tan इनवर्स t इंटू t² माइनस, अब यहाँ केवल बचा t² और 1 प्लस t²। तो इसको लिखेंगे हम t² पहले से बचा, एक जोड़ के और एक घटा भी देंगे, ये हो गया dt। या y को लिखेंगे t² इंटू tan इनवर्स t माइनस, अब एक बार 1 प्लस t² के नीचे 1 प्लस t² लिखेंगे तो ये कट के आएगा 1, यानी समाकलन होगा 1 dx का माइनस 1/1 प्लस t² dt। और एक बार इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा। देखिए 1 प्लस t² बटे 1 प्लस t² का मतलब 1, उसके साथ dt का गुणा हुआ और यहाँ 1/1 प्लस t²। तो ये सवाल हुआ। अब हम इसको बढ़ते हैं लेके आगे और यहाँ पे जो लिमिट पड़ी हुई है वो लिमिट है 0 to 1। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं कि 0 to 1 ये चल रहा है, तो ये हुआ t² tan इनवर्स t माइनस, अब 1 और dt का तो केवल t ही होगा, 1 प्लस t² इसका हो जाएगा tan इनवर्स t और लिमिट है 0 to 1। तो यहाँ एक बार t की जगह पे 1 रखेंगे और जब t की जगह 0 रखेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो जब हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 tan इनवर्स t की जगह पे
1 माइनस इस टी की जगह पे 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इस टी की जगह पे भी 1 रखेंगे। और ये जो 1 है tan 45 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस π/4 माइनस 1, यानी π/4 माइनस 1 प्लस π/4, जो कि आएगा 2π/4 यानी π/2 माइनस 1, जो कि हमारे समीकरण का राइट हैंड साइड था। यही हमें प्रूव करना था ये चीज। तो एक बार हम आपको शुरू से पूरा दिखाते हैं। देखिए ये सवाल है, इसको हल करने के लिए हमें sin 2x को 2 sin x cos x में बदलना होगा। फिर हम sin x को कुछ मान लेते हैं और उसके बाद हम नई ये समाकलन की सीमा निर्धारित करेंगे, और फिर ये स्टेप बाय स्टेप इसका सलूशन है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। मुझे उम्मीद है कि हमने जो कुछ आपको इस सेट में सिखाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।